दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हमने कवर की है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वो सारे इम्पोर्टेंट्स मैंने पिक करे हैं लक्ष्मीकांत में से। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पार्ट्स भी कवर करवाऊँगा साथ साथ में, कौन से पार्ट्स में कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो वैसे मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो देख रहे हो, यह है पार्ट वन में 1 से 4 आर्टिकल है जिसमें से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है जो है वो राज्यों का संघ है, ऐसा आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। और किसी स्टेट्स को अगर इन्वॉल्व करना हो अपने इंडियन स्टेट में तो आर्टिकल 2 और 3 के ज़रिए कर सकते हैं। वो आप पढ़ सकते हो कहीं से, किसी बुक में से। यहाँ मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करवाऊँगा। तो पार्ट 1 में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं। पार्ट 2 जो हमारे सिटीजनशिप से डील करता है, ये आर्टिकल 5 से 11 है। इसमें भी कुछ खास है नहीं, इसमें आप कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो ये सारा बताया हुआ है, ठीक है। और ये आता है पार्ट 3, ये अपने फंडामेंटल राइट से इससे बनते हैं, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है इससे बनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे पार्ट 3 से जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं, ये याद रखना। इसमें सबसे पहले आता है इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल है 14, याद रखना। आर्टिकल 12 और 13 नहीं है, 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 हमें कहता है। आर्टिकल 16 याद रखना, यहाँ पे सर्टेन ग्राउंड्स दे रखे हैं जैसे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, इसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एग्जाम से गवर्नमेंट जो जॉब से उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी ना कि प्राइवेट जॉब में, तो ये आप ध्यान रखना। आर्टिकल 17 ये तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, छोटे मोटे एग्जाम में हर किसी में देखने को मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो आर्टिकल 17 है, ये है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब जो ये होते थे राजा महाराजा जो रखते थे, ये टाइटल्स अबोलिशन है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपकी जो मिलिट्री की जो टाइटल्स है जैसे कि मेजर, जनरल या फिर एजुकेशनल टाइटल्स है, वो सब आप कैरी कर सकते हो, आप ये इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आती है आपकी जो फ्रीडम जो प्रेस की आती है वो सारी इसमें काउंट हो जाती है। फिर आर्टिकल 21 राइट 21A जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो राइट टू एजुकेशन वो 21A में आता है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 22, ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केस। अगर आपको बिना बताए कोई अरेस्ट करता है मतलब पुलिस वाला, तो आप उसके हिसाब से आपके जो राइट्स बनते हैं वो आर्टिकल 22 में दे रखे हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके। आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, मतलब कोई आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता या फिर आपको कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये याद रखने का। आर्टिकल 23 किससे रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, मतलब कि आप बच्चों से फैक्ट्रीज़ के अंदर काम नहीं करवा सकते, बच्चों से मतलब ऐसे काम नहीं करा सकते जो खतरे वाले हैं। फिर अब जो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स में इंपॉर्टेंट है उसमें एक ही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल 32, मतलब अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप इस आर्टिकल के तहत आप न्यायपालिका में जा सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और स्टेट जो है फिर कार्रवाई करेगा। यहाँ से एक और चीज़ बात बता दें कि ऐसे कौन से आर्टिकल है जो इमरजेंसी के टाइम भी छीने नहीं जा सकते आपसे, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों क्या है, आपकी पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, जो कि इमरजेंसी के टाइम भी आपसे नहीं लिए जा सकते। चलिए भाई
पार्ट 4 रिलेटेड है डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 36 बताता है कि हमारा स्टेट एक्चुअली है क्या। डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 13 में भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है कि किस स्टेट पे ये लागू होता है, और ऐसे हर एक पार्ट के स्टार्टिंग में एक आर्टिकल देखोगे तो उसमें डिफाइन कर रखे है कि आखिर स्टेट है क्या। तो ये वो स्टेट दे रखा है। चलो आर्टिकल 39 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 39 क्या है, 39 क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अगर आपके पास भाई मान लीजिए कि कुछ हो जाता है, आपको वकील करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो स्टेट क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। और ये आपके फंडामेंटल राइट्स में भी है, आर्टिकल 14 जब आप देखते हो तो, ठीक है। फिर आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ये आप देख लो कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। पंचायती राज का किस में दे रखा है, आर्टिकल 40 में गांधीयन प्रिंसिपल है। ये आर्टिकल 43 है पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो मजदूर यूनियन आप देखते हो इंडस्ट्रीज में, वो आर्टिकल 43A के तहत ही बना सकते हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके जो आपके सामाजिक न्यायालय जो होते हैं वो आते हैं इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड में, आर्टिकल 44 में। फिर आर्टिकल 45 इलेक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, मतलब 6 साल से कम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके जो एजुकेशनल है, जो उनके कल्चरल जो वो है सांस्कृतिक है, उनको वो कैसे प्रमोट करेंगे, उसको जो पढ़ाएंगे, तो वो इसमें है, संगठन वगैरह वगैरह भी बना के वो लोग पढ़ा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 46 आता है। आर्टिकल 48 देखेंगे तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको छोड़ ही दो। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो उनको सेफ गार्ड करेगी आपकी वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को, जंगली उसको, ठीक है। तो आर्टिकल 49 पे चलते हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स इन प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब जितने भी हमारे सामाजिक विरासत है उनको क्या करेगी, स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। ये कौन कहता है, आर्टिकल 49 कहता है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं खास, यहाँ ये देख लो, क्या पता ये आ जाए, ये इंपॉर्टेंट डाल लो इसको कि भाई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये क्या कहता है, ये आपका आर्टिकल 51 कहता है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग होगी, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से अलग होगी, ये कहता है आर्टिकल 50। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बस 51A है, वो देख लेना आप लोग, और मुश्किल ही पूछेगा। पार्ट 5 क्या कहता है, पार्ट 5 में यूनियन से डील की गई है, संघ से डील किया गया है, संघ से, ठीक है। तो उस यूनियन में सबसे पहला नंबर आता है प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट का आता है, तो प्रेसिडेंट एक इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ये कहता है आर्टिकल माफ़ कीजिएगा, ये कहता है आर्टिकल 52 कि भाई इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 54 कहता है कि उसका इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 56 कहता है कि उसके जो कार्यकाल होगा, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, वो बताता है 56। फिर आर्टिकल 60 कहता है कि भाई उस ओथ और एफर्मेशन क्या लेगा, वो शपथ कैसे ग्रहण करेगा, ये सब 60 में बता रखा है आर्टिकल 60। और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, जो महाअभियोग होता है, ठीक है, महाअभियोग, वो उस महाअभियोग होता है कि आप प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हो, तो वो बता रखा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में। चलो एक बार ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ इसको। क्या है, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, ठीक है। आर्टिकल 54 कि उसका इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 60 टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब उसका कार्यकाल कितना होगा प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 60 क्या वो क्या लेगा। और आर्टिकल 61 कहते हैं कि उसको हटा कैसे सकते हैं। 52
54, 56, 60 और 61। आप इसको एक सीरीज़ में याद कर लो भाई, और इनमें से आने ही आने हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, आर्टिकल 63 कहता है कि भाई इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि वही वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का। जो स्टेट ऑफ काउंसिल है उसका जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, उपसभापति होगा। वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, ये आर्टिकल 64 कहता है। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 66 क्या कहता है। आर्टिकल 66 कहता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे। आर्टिकल 69 कहता है कि वो ओथ कैसे लेगा। ठीक है, ये 4 आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट से एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 63 से देखते हैं। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भाई इंडिया का क्या होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि भाई वो राज्यसभा का उपसभापति होगा। आर्टिकल 66 कहता है कि क्या कहता है कि भाई उसका इलेक्शन कैसे होगा। और आर्टिकल 69 कहता है कि उसका ओथ कैसे लेगा, कौन उसकी ओथ कराएगा, कौन वो कैसे क्या क्या शपथ लेगा। तो मुझे ये बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है, मेरे को कमेंट करके बताओ। चलो भाई अब आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं। आर्टिकल 72 पैराडाइम पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो क्षमादान की जो शक्ति होती है प्रेसिडेंट की वो होती है आर्टिकल 72 में। ये लगा लो आप इम्पोर्टेंट इसको। ठीक है, आर्टिकल 72 क्या कहता है कि कैसे जो रिमिशन और ये रिमिट जो है सारी कुछ ये पैराडाइम पावर जो भी है इसके अंदर ये प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल 72 में आती है। आर्टिकल 74 देखते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है, हेड होता है पीएम। ठीक है, चलो आर्टिकल 76 देखते हैं। आर्टिकल 76 क्या कहता है, अटर्नी जनरल फॉर इंडिया, मतलब इंडिया का एक अटर्नी जनरल होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 76 कहता है। आप चाहे तो इसके नोट्स तो खैर अब तो बनाओ मत, अब तो आप बस देख लो इसको, क्योंकि अब तो बस करो और मरो वाला काम हो रखा है, क्योंकि कुछ दिनों में एग्ज़ाम आ जाएंगे। चलो अब तीसरा जो आता है पार्ट 4 में जो अपना यूनियन चल रहा था, उसमें तीसरा जो आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते। ये जो आर्टिकल 85 है, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब कि जो पार्लियामेंट जो है अपने सेशंस को बुलाएगी और उसको कैसे भंग करेगी, ये सारा 85 में लिखा हुआ है। 86 में क्या लिखा हुआ है, 86 में लिखा हुआ है राइट होगा, राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेजेस टू हाउस। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है सभा को, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको संबोध। चलिए आर्टिकल 107 देखते हैं। आर्टिकल 107 प्रोविजन हैज़ टू इंट्रोड्यूस एंड द पासिंग ऑफ बिल्स, मतलब बिल्स कैसे पास होंगे पार्लियामेंट में, वो आर्टिकल 107 कहता है। आर्टिकल 108 अगर बिल्स पे भाई कोई सब कुछ हो जाता है, अगर किसी कारण से दोनों सदन उस पर मान्यता नहीं दे सकते हैं, एक सदन मान्यता देता है, दूसरा उसको रोक के रख लेता है, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। और उस जॉइंट सिटिंग को प्रीसीड कौन करता है, कौन उसका अध्यक्ष होता है उस जॉइंट सिटिंग का, वो होता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 110 ये है मनी बिल, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 किसके रिगार्डिंग है, वो है मनी बिल। चलो आगे देखते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा, कौन कौन इसमें होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 कहता है कि उसका स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 124 सी कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, कि आर्टिकल 124 क्या कहता है कि कैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, ये आर्टिकल 124 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 143 ये कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि भाई आप प्रेसिडेंट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हो, हम आपको ये पावर देते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 143, सीक्वेंस में याद रखिएगा 143। ठीक है, अगला देखते हैं।
आगे बात कर रखी है कैग की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 148 है, इससे रिलेटेड क्या कहता है कि भाई इंडिया का एक कैग होगा, क्या होगा, कैग होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी मुझे बता सकते हो कौन है इंडिया का कैग? और ये हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर भी बने थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इंडिपेंडेंट उसके बने थे। ठीक है, आप मुझे बताइए जो 370 एवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो बने थे वही अभी हमारे कैग हैं। आप उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। फिर आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये। चलिए आगे देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, स्टेट से डील किया हुआ है। ठीक है, और स्टेट से डील किया हुआ है तो सबसे पहला आर्टिकल इसमें स्टेट में सबसे पहले कौन आता है सबसे ऊंचा? जैसे राष्ट्रपति हमारा इंडिया में होता है, पूरे इंडिया में, वैसे स्टेट्स में कौन होता है? गवर्नर होता है। तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा? आर्टिकल 153 जो रिलेटेड है, जो ये कहता है कि भाई जो स्टेट्स हैं उन सभी का अपना अपना एक गवर्नर होगा। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा इसका अपॉइंटमेंट। और आर्टिकल 159 कहता है कि ये ओथ और अफर्मेशन कैसे लेंगे, मतलब कौन इसको ओथ दिलाएगा। ठीक है, चलते हैं पार्ट। आप कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, 6 इंपॉर्टेंट था, 7 8 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th में इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th बी में देख लेते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार देखने को मिला है, मुझे भी मिला है देखने को, इसलिए मैंने ये पिक करा है। तो ये आर्टिकल 243ZH से 243ZT ये यहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डील करता है। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 ये आपकी यूनियन सर्विसेज अंडर यूनियन इन द स्टेट्स, जो भी सर्विसेज है यूनियन और स्टेट्स के अंदर उससे डील करता है। पार्ट 14 मतलब यूपीएससी और ये स्टेट पीएससी इनसे डील करता है। कौन सा पार्ट हमारा? पार्ट 14। तो आर्टिकल 315 क्या कहता है? आर्टिकल 315 कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, संघ के लिए भी होगी और राज्य के लिए भी होगी। यूनियन और स्टेट दोनों के लिए क्या होगी? पब्लिक सर्विस कमीशंस होगी। और जो अदर्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अब मैं वो कवर करूँगा क्योंकि इसके बाद से कुछ खास हमारे कुछ बचते नहीं है। तो देखते हैं आर्टिकल 312 ये कहते हैं कि ऑल इंडियन सर्विसेज होगी। ये ऊपर नीचे हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज होगी मतलब आईएएस की, आईएएस ऑल इंडियन सर्विसेज। ये क्या कहता है? आर्टिकल 312। फिर आर्टिकल 330 क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं भाई साहब? लोकसभा। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। इसके अंदर क्या होगी? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे, जो जनजातीय और पिछड़ी जाति और जनजाति के लोग होंगे, उनका क्या होगा? रिजर्वेशन होगा लोकसभा के अंदर। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 330। चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 331 ये क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर होंगे उसका रिप्रेजेंटेशन भी होगा। अब मुझे बताओ कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? ठीक है, अब आर्टिकल 332 ये क्या कहता है? आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होंगे उनका रिजर्वेशन होगा। और ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है ये आर्टिकल है 332 332। याद रखिएगा, स्टेट्स के अंदर अगर रिजर्वेशन की बात हो रही हो तो ये आर्टिकल है 332, और अगर यूनियन के अंदर रिजर्वेशन की बात हो रही हो तो ये आर्टिकल है 330। चलिए आगे देखते हैं। ये है आर्टिकल 338। ये कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए एक नेशनल कमीशन बनाई जाएगी। यह कौन सा कहता है? आर्टिकल 338। खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप याद करना चाहो तो कर लीजिए। फिर आर्टिकल 338 ये कहता है कि भाई नेशनल कमीशन होगी लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए 338 है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 338A है। चलिए ये इंपॉर्टेंट इतने ही थे। अब इधर से कुछ इमरजेंसी के जो मैंने पिक नहीं करे वो
52 से लेकर 360 तक होंगी। यहाँ तक ये इमरजेंसी के प्रोविजन है, ये मैंने लिए नहीं है और खास पूछता भी नहीं है। और मैंने बता ही दिया था कि इमरजेंसी के टाइम पर कौन से आर्टिकल्स है जो आपसे छीने नहीं जा सकते, वो आर्टिकल 20 और 21 हैं, ये याद रखिएगा। और फंडामेंटल राइट से ज़रूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू देखने के लिए। होप सो कि आप सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो भाई साहब और लोगों को भी बताइए शेयर करके कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है। लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए यार, आपकी तरफ से एक ही तो रिवॉर्ड मिलता है, वो है लाइक का। तो लाइक करके बताइए कि सेशन अच्छा रहा है। अगर अच्छा नहीं रहा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ताकि मुझे भी आगे से मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई इससे अच्छा काम लेके आना है। और भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि भाई नोटिफिकेशन चली जाए आप लोगों के पास आने वाली जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, क्योंकि अब करंट अफेयर रोज़ डालूँगा मैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन डालने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो स्टेट्स के करंट अफेयर से रहेगी कि कौन से स्टेट से क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं पिक करके लेके आऊँगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद।